Hello my dear students, how are you all? Now welcome back to the 6th video lecture of Standard 9 chapter number 2 is matter around us pure. Okay? यही चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, लंबा चैप्टर है इसलिए वीडियोस ज़्यादा बने और आप लोगों को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना भी है, राइट? और पीडीएफ जो भी मिलती है आई होप आप लोग उसको सॉल्व करते होंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। What are physical and chemical changes? देखो फिजिकल मतलब कोई भी अपीयरेंस में चेंजेस। फॉर एग्जांपल ये पेन है तो इसका कलर, इसकी हार्डनेस क्या है, ओके? ये कितना रिजिड है, ये जल्दी टूटता है या नहीं, ओके? ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। किसी चीज की फ्लूइडिटी मतलब लिक्विड है वो कितना फ्लो होता है, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी डेंसिटी कम, okay, boiling point, melting point, these are the physical properties of a substance। मतलब जो हम जैसे कि हम लोग ने वाटर को ठंडा किया, आइस में कन्वर्ट किया तो वाटर लिक्विड था, आइस सॉलिड बन गया, और जब सॉलिड को वापस हमने रिवर्स किया, जब वापस उसको गर्म किया आइस को तो वाटर बन गया। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस, ओके? ऐसे जो चेंज होते हैं उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, राइट? तो देखो फिजिकल चेंजेस के थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिख लिए। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट मतलब लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, जैसे कि वाटर एंड आइस का मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे चेंजेस होते हैं फिजिकल स्टेट में, कुछ चेंजेस होते हैं मतलब वाटर टू गैस, ओके, देन अगेन गैस टू वाटर, ऐसे चेंजेस होते हैं उसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। क्योंकि वाटर को गर्म करके हम वाटर वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो वो क्या हो गया, वाटर टू गैस, फिर वापस कंडेंसेशन करके हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो गैस टू वाटर। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में लेंगे या सॉलिड फॉर्म में लेंगे या वेपर फॉर्म में लेंगे, वाटर की फॉर्मूला H2O ही होगा, मतलब हाइड्रोजन 2 प्रोपोर्शन में, ऑक्सीजन 1 प्रोपोर्शन में। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ओके? इसी तरह यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं वाटर को बर्फ में से पानी बनाती हूँ तो वो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, वो बर्फ का तब भी पानी ही था बट हमने उसको सॉलिडिफाई किया था, बट उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है। चेंज इज टेम्पररी, चेंज टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया है और मैं वाटर को हीट करूंगी, दिस इज साइन ऑफ हीटिंग, डेल्टा, ओके? मैं वाटर को हीट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर, क्या हो जाएगा, वाटर वेपर। उसी तरह मैं आइस को हीट करूंगी, आइस को हीट करूंगी तो आइस बनेगा वाटर, और वाटर को हीट करूंगी वाटर वेपर। तो वो है ना, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो वाटर ही, बट ये टेम्पररी चेंजेस है क्योंकि इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। वाटर वेपर को कंडेंसेशन करके हम वाटर बना सकते हैं और वाटर को कंडेंसेशन करके हम आइस बना सकते हैं। इसको अगर कूल किया तो ये वाटर बना, वाटर को अगेन कूल किया तो वो आइस बना। तो ये रिवर्सिबल भी है और ये जो चेंज हो रहा है वो टेम्पररी है, कोई परमानेंट चेंज नहीं हो रहा। नो एनर्जी चेंज होकर, यहाँ पे कुछ एनर्जी चेंज भी नहीं हो रही, मतलब कोई हीट इवॉल्व नहीं हो रही, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है? जो है वो एज इट इज है, यहाँ पे कोई हीट एब्जॉर्प्शन, हीट इवॉल्व ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारे के फिजिकल चेंजेस एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, हार्डनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके? तो ये था फिजिकल चेंजेस। नाउ कम टू द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट में और मे नॉट चेंज। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसका फिजिकल चेंजेस नहीं बदलेगा, मतलब कि कभी कभी बदलेगा बट ज्यादातर फिजिकल चेंजेस नहीं बदलेगा, ओके? यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैंने मीथेन गैस
CO2 और वाटर को करके वापस मीथेन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, तो वो एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा, अगेन उसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकते। ओके, एनर्जी चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी ऑलवेज चेंज होती रहेगी, कभी कभी हीट जो है वो इवॉल्व होगी, कभी कभी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो डिपेंड अपॉन द रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड है, हमारा लाइमस्टोन, उसको हम लोग वाटर के साथ, तो वो क्या देगा हमको CaOH ट्वाइस। ओके, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, अगर लाइमस्टोन को आप पानी में डालोगे तो वो वहां पे बनाएगा स्लैग्ड लाइम। ओके, दिस इज द क्विक लाइम, दिस इज स्लैग्ड लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन ब्रेक विद वाटर इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट साथ में वहां पे हीट इवॉल्व होगी, वहां पे आप देखोगे तो ऐसे धुएं जैसे निकलेंगे, हीट रिलीज होगी, तो यहाँ पे एनर्जी भी चेंज हो रही है, नया सब्सटेंस भी बन रहा है और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस। बट एक और एग्जांपल है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल या तो बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें कौन से चेंजेस पाए जाएंगे? तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दो टाइप के चेंजेस पाए जाएंगे, फर्स्ट इज केमिकल चेंज एंड सेकंड इज फिजिकल चेंज। बिकॉज जो वैक्स हम जो यूज कर रहे हैं वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है, दैट इज द फिजिकल चेंज। एंड सेकंड चेंज इज when we are burning, when we are lighting the candle, at that time there is a smoke released, और वहां पे आप लोग देखोगे ब्लैक कलर का कुछ गैस रिलीज हो रहा है, दैट इज द CO2 गैस विद स्मोक। तो वहां पे केमिकल चेंजेस भी हो रहा है एंड फिजिकल चेंजेस भी हो रहा है। तो when question is asked what is which type of change occur in the burning of candle, so the answer is physical as well as both chemical changes occur in the burning of candle। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एलिमेंट कंपाउंड, उसको पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एलिमेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपाउंड। ओके, देखो एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसको आगे हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे मैंने आयरन लिया, ओके, तो आयरन को मैं तोड़ के दूसरा कोई अलग सब्सटेंस, मतलब मैं उसको तोड़ूंगी तो भी वो आयरन ही होगा, उसको कोई अलग सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन एक ही एलिमेंट है, उसको जितना भी तोड़ेंगे वो आयरन ही रहेगा। ओके, उसको कोई सिंपलर सब्सटेंस से आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो
these metals into thin wires, but non-metals are not ductile. We cannot draw non-metals into thin wires. हम non-metals में से thin wires नहीं बना सकते, metals में से बना सकते. Okay? Metals are malleable, means can be hammered into sheets. अगर हमने मेटल को हैमरिंग किया तो उसको हम शीट्स में बना सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट नॉन मेटल इनटू शीट्स, मींस इट इज नॉट malleable. नॉन मेटल्स आर नॉट malleable. We cannot convert this non metal into sheets. Okay, now next, the boiling point and melting point of metals are high. Metals have high melting point and boiling point, while non-metals have no melting point and low boiling point. This MT and BP are melting point and boiling point. Just note down in your notebook. Okay. Now I have given some example of metals. Example of metal is copper, iron. आगे आप लोग लिख सकते हो gold, silver, aluminium. Okay. और यहाँ पे मैंने non-metals के example दिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह. तो ये आप लोगों के non-metals के example है. Okay. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. ऐसे ही पॉइंट वाइज आप लोग अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हो. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द मेटलॉइड्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा. व्हाट इज मेटलॉइड्स? सम एलिमेंट, पहले डेफिनेशन समझ लो. सम एलिमेंट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. ऐसे एलिमेंट्स जिसमें थोड़ी बहुत मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी और थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी. अगर ऐसे एलिमेंट्स हमको मिलते हैं तो वैसे एलिमेंट्स को ना हम मेटल बोल सकते हैं ना हम नॉन मेटल बोल सकते, उसको हम नाम देंगे मेटलॉइड्स. ओके. एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स आर बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, ये मैंने दो तीन एग्जांपल यहाँ पे लिख लिए. आई होप आप लोगों को एलिमेंट्स समझ में आ गया है. ओके, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है. एलिमेंट्स के तीन टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. मेटल नॉन मेटल का आप लोग अलग से टेबल बना के डिफरेंशिएट कर सकते हो और मेटलॉइड को आप अलग से पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख सकते हो. ओके. नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट के आगे बढ़ते हैं, दैट इज आवर कंपाउंड. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंपाउंड. कंपाउंड का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है. सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास. जिसे मैंने एलिमेंट में बोला था कि कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब एक एलिमेंट है उसको हम आगे दूसरे सब्सटेंस में हम लोग नहीं कर, सिंपल सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते. बट जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब साथ में अटैच होते हैं तब वो बनता है कंपाउंड और उसका एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास होता है. आई होप आप लोगों ने ये नहीं समझे होंगे डेफिनेशन. अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो देखो मैं समझा के एग्जांपल लेके वही अगेन हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं. जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वाटर तो ये कंपाउंड है. ओके, तो यहाँ पे जो वाटर है तो ये H2 एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है. बट यहाँ पे हमको पता है कि जब वाटर हम लेंगे तब हमको हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो 2 लेना है और ऑक्सीजन का 1 लेना है. तो उसका रेशियो हमको 2:1 ही लेना है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जब हम 2:1 लेंगे तभी ये वाटर बनेगा. तो ये डिफाइनाइट मास में, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास हम लेंगे तभी वाटर बनेगा. तो ऐसे जब सब्सटेंस बनता है एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास से, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड. ओके. तो कंपाउंड आर टू टाइप, मेनली कंपाउंड्स आर टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड नेचुरली. ओके, वो हमको नेचुरली मिल जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. हमको लिविंग थिंग्स में से ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, ग्लूकोज. जब हम खाना खाते हैं, खाना हमको लिविंग थिंग्स में से ही मिलता है. जब हम वो खाना खाते हैं हमको उसमें से क्या मिलता है? ग्लूकोज. फॉर्मूला
एग्जाम्पल मैंने दिया है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, राइट। तो ये सोडियम एंड क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट से बनाया गया है। तो दो एलिमेंट से जब साथ में बना के कोई चीज बनती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो ये सोडियम एंड क्लोरीन को साथ में मिला के बनाया गया है, इससे सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट है। ओके, तो ये था हमारा कंपाउंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हमारी एक एक्टिविटी है जो हमारे चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है, दैट इज द एक्टिविटी 2.10, वो हम आगे देख लेते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी 2.10। देखो मैं प्रोसीजर वाइज समझाती जाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज प्रोसीजर वाइज समझते जाना। देखो ये एक्टिविटी करने के लिए हमने दो ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मतलब आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास ये एक्टिविटी कर रही है तो हम लोग उसमें दो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप ए को बोला है कि आप लोग एक बाउल में मिक्सचर लेना। किसका मिक्सचर लेना? मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। ओके, यहाँ पे हम आयरन का और सल्फर का मिक्सचर लेंगे। और ग्रुप बी को क्या बोला है कि मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फर को लेके उसको हीट करो। जब ग्रुप बी ने मिक्सचर और आयरन को का सल्फर लेके हीट किया तब वहां पे एक कंपाउंड बना और वो कंपाउंड क्या बना? आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पे जो ग्रुप बी था उसने ये जब मिक्सचर को हीट किया तब उनको एक कंपाउंड मिला, जो कंपाउंड का नाम है आयरन सल्फाइड, FeS। ओके, उसको हम आयरन सल्फाइड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास एक जो सैंपल है वो मिक्सचर है और दूसरा सैंपल है वो कंपाउंड है। अब हम ये दोनों मिक्सचर और कंपाउंड के साथ अलग-अलग रिएक्शन करके देखते हैं ताकि हमको डिफरेंशिएट, ये एक्टिविटी करने का मकसद क्या है, हम लोग को कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंशिएशन है ये पता चल जाए। ओके, तो जब हम मिक्सचर को और कंपाउंड के अलग-अलग रिएक्शन करेंगे तब हमको अलग-अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहले हम क्या लेंगे? पहला हमारा स्टेप है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब हम पहले एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे। जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तब यहाँ से जितने भी आयरन फिलिंग्स थे, ये सल्फर पाउडर नहीं बट जो आयरन फिलिंग्स थे वो मैग्नेट में चिपक जाएंगे। ओके, इसका मतलब है ये आयरन और सल्फर है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सचर में अच्छे से बाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो जाता। बट सल्फर के पास जब हम मैग्नेट लेके गए तब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब है ये एक कंपाउंड बन चुका है जो हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे भी आयरन प्रेजेंट था बट ये यहाँ पे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो सल्फर के साथ अच्छे से बाइंड होके कंपाउंड बना दिया है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर था, दोनों के साथ हमने कर लिया। सेकंड हम लोग करेंगे दैट इज द रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, जब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब। और जब टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग मिक्सचर डालेंगे, क्या डालेंगे? मिक्सचर। और उसके अंदर हम डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, यहाँ तक फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइसल्फाइड कर लिया है। तब हम देखेंगे ये सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ धीरे-धीरे डिसॉल्व होगा, मिक्सअप हो जाएगा और उसके बाद वापस वो एज इट इज जैसा था वैसा हो जाएगा। पहले क्या होगा? कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जो हमारा सल्फर था वो डिसॉल्व होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस एज इट इज जैसा था वैसा हो जाएगा। बट जब हम हमारा जो कंपाउंड है उसको कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालेंगे, जो हम कंपाउंड को कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालेंगे तब यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे सल्फर था जो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जब हम रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे, पहले हम मिक्सचर के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो, पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यही टेस्ट ट्यूब में जब हम मिक्सचर डालेंगे, कौन सा मिक्सचर, हमारा आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर, जब हम आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे और जब यहाँ पे हम लोग एक कोर्क जैसा रखेंगे जिसको हम अटैच करेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब से, इस तरह से यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब से इसे अटैच करना है। जब हम ये दोनों के बीच में रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे कोई गैस रिलीज हुआ होता दिखाई देगा। जब हम गैस हम देखते हैं कि वो यहाँ से यहाँ टेस्ट ट्यूब में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ये जो पाइप हमने ज्वाइन किए टेस्ट ट्यूब में उसको हटा देंगे। जब हम जैसे इसको हटाएंगे ये गैस यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और यहाँ पे अगर हमने एक कैंडल स्टिक जलाई, सॉरी नॉट कैंडल स्टिक, मैच स्टिक, जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मिक्सचर जो हमारा आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है, ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तब यहाँ पे गैस लिबरेट होगा। वही गैस को हमने जमा किया ये टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब में जब वो गैस जमा करके हमने ये रिमूव करके यहाँ पे मैच स्टिक जलाते हैं, तब वहाँ पे पॉप साउंड आता है। कैसा साउंड, फूटने का साउंड, जैसे बलून कैसे ब्लास्ट होता है पॉप करके, वैसा पॉप साउंड आता है। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही हमको मैचस्टिक के साथ पॉप साउंड देता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हम अगर इसको लिखना चाहे इसका रिएक्शन, तो हम इसे लिख सकते हैं आयरन प्लस 2HCl gives FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो, ये जो हमारा आयरन था उसने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक के साथ और उसने हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के कारण यहाँ पे पॉप साउंड आ रहा था। अब हमको यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ये फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको भरना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अंदर हमने यहाँ पे मिक्सचर डाला था, इसी तरह हम यहाँ पे कंपाउंड डालेंगे, ये कंपाउंड डालना है, इसको भी अटैच करना है एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से। किससे अटैच करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब से। और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमको डालना है कॉपर सल्फेट। क्या डालना है, कॉपर सल्फेट। जैसे ही ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक गैस रिलीज होगा, और वो जो गैस रिलीज होगा उसमें कुछ ऐसी गंदी सी स्मेल आएगी। क्या आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी, जिसको हम H2S, सॉरी अभी हमको H2S गैस हमको फाइन मिलेगी। मतलब जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमारे ये कंपाउंड के साथ हमने रिएक्शन किया, तब हमने देखा कि यहाँ पे H2S गैस रिलीज हो रही है। ये H2S गैस कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसमें से गंदी, जैसे कि सड़े हुए अंडे की स्मेल कैसी होती है, वैसी स्मेल होती है H2S की। तो स्मेल कैसे पता चलता है कि हमको H2S गैस मिल रही है। ओके, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, व्हेन कंपाउंड क्या था हमारा कंपाउंड था FeS, आयरन सल्फाइड। व्हेन FeS react with 2HCl, it gives FeCl2 plus H2S। ओके, तो ये हमको रिएक्शन मिलेगा। तो ये एक्टिविटी से क्या हुआ, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने जब मैग्नेटिज्म किया तब आयरन था वो अलग हो सकता था, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ। सेकेंड एक्टिविटी में जब हमने दोनों के साथ कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन किया, तो यहाँ पे सल्फर था वो डिसॉल्व हो रहा था, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। वैसे ही जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दोनों का रिएक्शन किया, तब हमको फर्स्ट एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिला जिसने पॉप साउंड दिया, और
दूसरे जब जब हमने कंपाउंड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तब हमको वहाँ पे H2S गैस मिला जिसकी बहुत गंदी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आ रही थी। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी थी जो डिफरेंशिएट करती है कंपाउंड विद मिक्सचर। तो टेबल दिया है एक डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, वो आप लोग खुद पढ़ोगे तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे फोन करके पूछ लेना। जितनी भी पीडीएफ मिलेगी उसको लिखनी है, सॉल्व करनी है, सारे डायग्राम्स को अच्छे से लेबल करके ड्रॉ करने हैं। आप लोगों का चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल करके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।